अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सरम बी ख़ान है और मैं आपका मैथ्स एक्सक्यूज़ मी और फिज़िक्स का टीचर हूँ। तो स्टूडेंट्स हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं फ़िज़िक्स। और फिज़िक्स में हमारा कल मैंने आपको फर्स्ट एंड थर्ड लॉ समझा दिया था। आज इंशाल्लाह सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपको समझाएंगे। इंतहाई कंट्रा मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये लॉ है और पिछले 25 साल में कोई 8-10 दफ़ा ये जो है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आ चुका है। से बहुत ही आसान होता क्या है? सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इसमें जो है वो 4 बातें कह लें या 3 कह लें, सही ना। मैं आपको समझा रहा हूँ तो समझा इसलिए रहा हूँ मैं, और समझाने के अंदाज से इसलिए समझाता हूँ कि आप इसको समझ लें, ताकि आपको जब याद करें, मेमोराइज़ करें तो वो याद करने में आसानी हो जाए, मेमोराइज़ करने में। सही। तो पहली लाइन क्या कहता है कि जब किसी जिस्म पे कुव्वत लगाओगे, व्हेन वी अप्लाइड अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट या ऑन बॉडी। सही ना। पहली चीज़ क्या है कि जब आप किसी जिस्म पे कुव्वत लगाएंगे तो क्या होगा। तो जब आप किसी जिस्म पर कुव्वत लगाएंगे, ये तो बात हो, ये पहली बात है। वैसे इसको आप 4 बातें कह लें या 3 कह लें, हम इसको इस तरह अलग अलग तोड़ देते हैं कि जब हम किसी जिस्म पे कुव्वत लगाएंगे तो अब क्या हुआ। इस पेन पे मैंने कुव्वत लगाई, इसने हरकत करी तो इसने रफ्तार पकड़ी, वेलोसिटी पैदा हुई और उसकी रफ्तार बार बार चेंज हुई। कोई भी चीज़ जब हरकत करती है तो उसकी रफ्तार में तब्दीली आ रही होती है। कांस्टेंट वेलोसिटी से सिर्फ आपकी ज़मीन और प्लानिट्स ही घूम रहे हैं, बाकी मैं हूँ, आप हैं, कोई भी चीज़ है, ये पंखा है, कभी बिजली कम हो रही है तो हल्का चल रहा है, कभी बिजली ज़्यादा हो रही है तो तेज़ चल रहा है। आपने नोट ही किया होगा। कोई भी चीज़ है, गाड़ी है, स्पीड ब्रेकर आ गए, टर्न आ गया तो उसकी रफ्तार में तब्दीली होती है। और रफ्तार में तब्दीली क्या कहलाती है? आपकी एक्सेलरेशन कहलाती है। सही ना। तो ये कॉमन सेंस की बात है, इसने बस इसको कानून के तौर पे लिख दिया। कहता है व्हेन वी अप्लाइड अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, जब किसी ऑब्जेक्ट पे ऑन अ बॉडी किसी जिस्म पर कुव्वत लगेगी तो नंबर 2 क्या होगा इसमें? इट प्रोड्यूस, वो क्या पैदा करेगा? इट प्रोड्यूस एक्सीलरेशन। सही ना। वो क्या पैदा करेगा? एक्सेलरेशन। उसमें क्या पैदा होगा? एक्सेलरेशन पैदा होगा। अब जाहिर सी बात है, जब मैं इस पर कुव्वत लगाऊंगा, मैं इसको आगे की तरफ धक्का लगा रहा हूँ, तो एक्सेलरेशन भी कहाँ पैदा होगा? आगे की तरफ होगा, पीछे की तरफ तो नहीं होगा ना। ये कॉमन सेंस की बात है। तो इधर लिख देता मैं, इट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन इट्स ओन डायरेक्शन। जिस सिम में कुव्वत लगाई जाएगी उसी सिम में पैदा होगा, ऑन डायरेक्शन। सही। ये दूसरी बात समझ में आ गई। जाहिर सी बात है, जब मैं इस जिस्म पे कुव्वत लगाऊंगा तो जिस सिम में कुव्वत लगाऊंगा उसी सिम में एक्सेलरेशन पैदा होगा। सही है। तो क्या है? व्हेन वी अप्लाइड अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, जब किसी जिस्म पे कुव्वत लगाई जाती है उसमें क्या पैदा होता है? एक्सेलरेशन पैदा होता है। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात इस लॉ की क्या है कि दिस एक्सेलरेशन, ये जो एक्सेलरेशन है, सही ना, ये जो एक्सीलरेशन है, this acceleration is directly proportion to the force। सही ना। अब आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब मैंने बहुत ही थॉरली बता चुका हूँ कि भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है। जब हमने चैप्टर 2 पढ़ा था तो ये मैंने अलग से एक टॉपिक मेरा था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब मैंने आपको बताया था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? एक चीज़ जब बढ़े और एक फिजिकल क्वांटिटी में इजाफा हो तो दूसरी में भी इजाफा हो, एक में कमी हो तो दूसरे में भी कमी हो, तो इसको कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जाहिर सी बात है, अब जब मैं इस पर कुव्वत लगा रहा हूँ तो किस लिए लगा रहा हूँ? ताकि इसकी स्पीड में, रफ्तार में इजाफा हो ना। तो ये इस बात है कि ये जो एक्सेलरेशन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स होता है, कि जितनी मैं कुव्वत लगाऊंगा उतना ही एक्सेलरेशन बढ़ेगा। समझ में आ रही बात? जितनी कुव्वत लगेगी, जाहिर सी बात है, मैं ज़्यादा कुव्वत लगाऊंगा तो ये ज़्यादा तेज़ी से चलेगी, कम कुव्वत लगाऊंगा तो ये कम तेज़ी से चलेगी, कोई भी चीज़ होगी। सही ना। तो ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। और चौथी बात इस लॉ की क्या है? एंड दिस एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एंड this acceleration is inversely proportional to the
प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सही ना। और उसके क्या होगा, जो उस पे जो मास लगाई जाएगी, जो उसकी जो मास होगी उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि देखें मास मतलब क्या होता है, आपको इंशाल्लाह ताला इसी चैप्टर में मास, अभी मैं इंशाल्लाह ताला ये लॉस पढ़ा दूँ तो फिर मास और वेट क्लियर कर दूंगा आपको कि मास और वेट क्या होता है। जब वेट पढ़ाऊंगा तो मास आपको लाजमी पढ़ाना पड़ेगा, सही है। तो अब क्या होता है भाई, ये देखें, अब अगर मैं इस पेन को कुव्वत लगा रहा हूँ, जितनी मैं इस पेन को कुव्वत लगा रहा हूँ, तो अब मैं इस पंखे मतलब कोई भी चीज़ हो, भारी चीज़ होगी तो उसको लिए क्या होता है, उसकी रफ्तार कम हो जाती है। जैसे कि आप देखें कि 3 बंदे हैं, वो एक कार को धक्का लगा रहे हैं और एक ही कुव्वत से धक्का लगा रहे हैं, तो उसमें जो एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है वो ज़्यादा पैदा हो रहा है, सही ना। लेकिन अगर उस कार की जगह वही 3 बंदे जो है ना एक ट्रक को धक्का लगाए हैं, क्योंकि ट्रक का वज़न क्या होता है, मास को वज़न कहते हैं, सही ना। वज़न क्या होता है ट्रक का, वो ज़्यादा होता है, सही ना। ट्रक का वज़न ज़्यादा होता है तो मास, तो उसकी रफ्तार क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कभी भी आपने 120 की स्पीड से कोई भरा हुआ लोडेड ट्रक नहीं देखा होगा। हाँ, जब ये ट्रक खाली होते हैं, ऐसे जा रहे होते हैं गोली की तरह, कोई इनके करीब भी नहीं फटकता। तो जिस जिस्म की जितनी ज़्यादा कुव्वत होगी, जितनी ज़्यादा भारी होगा, उतना उसमें एक्सेलरेशन क्या होता है, कम प्रोड्यूस होता है। यानी कि मास बढ़ाओगे तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये था आपका बेटा सेकंड लॉ ऑफ मोशन। 3-4 बातों पे मुहित है। ये कहता है जब किसी जिस्म पर कुव्वत लगाई जाती है, व्हेन वी अप्लाइड अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, तो वो क्या करता है, उसमें क्या पैदा होता है, कॉमन सेंस की बात है, जाहिर सी बात है, कुव्वत लगाओगे रफ्तार पैदा होगी, रफ्तार में तब्दीली होगी तो एक्सेलरेशन पैदा होगा, सही ना। तो वो क्या होता है, उसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा होता है, जिस सिम में कुव्वत लगाओगे उसी सिम में पैदा होगा, सही ना, ऑन डायरेक्शन, सही ना। और ये एक्सेलरेशन क्या होगा, जितनी कुव्वत लगाओगे उतना ही बढ़ेगा, सही ना। दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कह लें आप, फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और अगर उसकी कमियत वजन बढ़ा दोगे तो एक्सेलरेशन में क्या हो जाएगी, जिस चीज़ पे कुव्वत लग रही है उसका वजन ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, कम होगा। तो ये आपका क्या था, सेकंड लॉ ऑफ मोशन था। अब पेपर में क्या आता है, पेपर में इस तरह से आता है कि डिफाइंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन, क्या आता है पेपर में, डिफाइंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सही ना। पेपर में आपका आता है डिफाइंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ड्राइव एफ इज इक्वल टू एम है। क्या आता है, ड्राइव एफ इज इक्वल टू एम है। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन मैंने आपको थॉरली समझा दिया। अब हम एक डेरिवेशन है इसकी जो है ना, वो क्या है हमारा, आपको पता है फोर्स का फार्मूला क्या है, एंड ड्राइव, ये पेपर में सवाल आता है, एफ इज इक्वल टू एम ए, सही ना। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी डेरिवेशन होती है, कोई भी डेरिवेशन होगी तो उसको हल करने की क्या होती है, की होती है। तो इसकी की क्या है, लिखते नहीं है की, ये सिर्फ समझाने के लिए आपको कि भाई इसकी की क्या है। ये जो अभी हमने 2 एक्सीलरेशन और उसके फोर्स लिखे ना, ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स और ए इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास, सही ना। तो ये इसकी की है। अब देखो बहुत ही आसान डेरिवेशन है ये। तो देखें 2 दफ़ा लिखा हुआ था, इसको 1 दफ़ा कॉमन ले लिया, प्रोपोर्शनल टू का निशान 2 दफ़ा था, इसको 1 दफ़ा कॉमन ले लिया। ये दोनों अलग अलग थे, इसीलिए आपस में क्या हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ। दोबारा देख लें, ये इसकी की है, ये यानी कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इसको मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं, ए 2 दफ़ा था, कॉमन लिया, 1 दफ़ा लिखा, प्रोपोर्शनल टू का निशान 2 दफ़ा था, कॉमन लिया, 1 दफ़ा लिखा। ये क्या थे, अलग अलग थे, इसलिए इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। तो क्या हो गया, ए इज़ डायरेक्ट एफ वन ज़ा एफ अपॉन एम हो गया। याद रख लें, जब भी प्रोपोर्शनल टू का निशान हटेगा, ये अपने जहन में बात बैठा लें कि जब भी प्रोपोर्शनल टू का निशान हटेगा 2 चीज़ें आती हैं। ए अपनी जगह पे ना, एक इज इक्वल टू आता है और एक कांस्टेंट आता है। क्या आता है, कांस्टेंट। अब वो कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, ये बात भी हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रोपोर्शनली कांस्टेंट जब सेकंड चैप्टर पढ़ा रहा था मैंने, इसीलिए थॉरली आपको बहुत थॉरली पढ़ा दिया था, लेकिन फिर भी देख लें, जब भी ये प्रोपोर्शनल टू का निशान हटेगा 2 चीज़ें आएंगी, एक इज इक्वल टू और एक ये इस डेरिवेशन में जो कांस्टेंट है वो क्या है, के है, सही ना, के एफ अपॉन एम। अच्छा, अब यहाँ पे लिख देंगे हम भाई के की वैल्यू कितनी है, 1 है। क्या है के की वैल्यू, 1 होती है। तो ए इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय एफ अपॉन एम हो गया। तो a इज इक्वल टू एफ वन ज़ा एफ हो गया, एफ अपॉन एम हो गया। अब ये m इधर डिवाइड हो रहा था, वहाँ जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। तो एम ए इज इक्वल टू एफ, और पेन ऐसे रखा हुआ, इसको पलट के रख दिया, और f इज इक्वल टू एम ए। हैंस इंतहाई बच्चों वाली है, इस चैप्टर की इंतहाई आसान डेरिवेशन है। अब तक जो मैंने 3 डेरिवेशन कराई थी उसमें सबसे आसान मेरे ख्याल में ये वाली डेरिवेशन है। दोबारा देख लें डेरिवेशन को एक दफ़ा
कि ड्राइव करना था फिजिकल डुअल में की क्या है इसकी, जो लॉ मैंने भी समझाया वही है पूरी। तो 2 दफ़ा ये था, 1 दफ़ा लिखा, प्रोपोर्शनल टू का निशान 2 दफ़ा था, 1 दफ़ा लिखा। ये क्योंकि अलग अलग थे आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, F1 का F/m आ गया, प्रोपोर्शनल टू का निशान हटेगा। आज से ये बात अपने जहन में बिठा लें, सैकड़ों डेरिवेशन आएंगी, यानी कि 30-40 डेरिवेशन आएंगी जिसमें प्रोपोर्शनल टू का निशान हट के ये 2 चीज़ें आएंगी। ज़रूरी नहीं है कांस्टेंट हमेशा के आए, कभी अल्फ़ा आएगा, कभी बीटा आएगा, कभी के आएगा, कभी XYZ कुछ भी आ सकता है। सही, तो ए हटा, इज इक्वल टू का निशान आया, के आया, अब F/m हो गया। के यहाँ पे के की वैल्यू कितनी है 1 है, के की जगह पे 1 आ गया, F1 था F/m हो गया, m डिवाइड हो रहा था वहाँ जाके मल्टीप्लाई हुआ, तो MA इज इक्वल टू F ड्राइव हो गई। पेन ऐसे रखा हुआ था, आपने पलट के रख दिया। सही मेरे बच्चों, तो मुझे उम्मीद है कि आज आपको ये जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। सही ना, थोड़ा मेरा गला ख़राब है आज, तो ज़्यादा मैं बुलंद आवाज़ से भी नहीं बोल पा रहा। और दूसरी बात ये कि जो है वो एक्सक्यूज़ मी, मज़ीद लेंथ भी इसकी नहीं बढ़ा पा रहा। सही है, तो फिर भी अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप मुझसे कंसर्न कर सकते हैं, मेरा नंबर आपके पास ही है। सही है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।